And welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 8th March 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of January 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is on the basis of International Women Day, and this topic is important for our syllabus paper 2 Indian society point of view, also for paper 1 essay and political science optional students, especially from the topic feminism point of view. तो सबसे पहले समझते हैं इस आर्टिकल का बैकग्राउंड बेसिस. आप सबको पता ही है कि टुडे इज़ 8th मार्च एंड इट इज़ इंटरनेशनली सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड्स वीमेन डे, और इस दिन वीमेन की सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट किया जाता है. और इसके साथ ही साथ जो डे टू डे बेसिस पे जो चैलेंजेज वो फेस कर रही हैं इन देयर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ, उसको दूर करने के लिए चीज़ें सोची जाती हैं, इशूज़ को रेज किया जाता है. और इस साल जो थीम है 2021 का इंटरनेशनल वीमेन डे का, वो थीम है चूज टू चैलेंज, अ चैलेंज्ड वर्ल्ड इज़ एन अलर्ट वर्ल्ड. तो ये जो थीम चुना गया है दैट हैज़ बीन ऑन द बेसिस ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, क्योंकि ऐसा मानना है कि जो कोविड-19 पैंडेमिक है वैसे तो ये सारे लोगों के लिए चैलेंजिंग रहा है, लेकिन फॉर वीमेन इट हैज़ बीन स्पेशली मोर चैलेंजिंग. तो अब वीमेन को ऐसे चैलेंजिंग सिनेरियो में अपने आप को और बदलना होगा और अपने आप को अपडेट करना होगा ताकि इस चैलेंज को वो और स्ट्रिंजेंट तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से फेस कर सकें. अभी एक बार इंटरनेशनल वीमेन डे की हिस्ट्री देख लेते हैं कि कैसे 8 मार्च को ही इंटरनेशनल वीमेन डे की तरह सेलिब्रेट किया जाना शुरू किया गया. तो देखिए 8 मार्च को कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं विथ रिस्पेक्ट टू वीमेन राइट्स, और इसी कारण से 8 मार्च वीमेन राइट्स के लिए, वीमेन के लिए एक इंपॉर्टेंट डे धीरे धीरे बन गया. फॉर एग्जाम्पल 1909 में अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने 28 फरवरी को अनाउंस कर दिया था कि आने वाले 8 मार्च को वो विमेन गारमेंट वर्कर्स के लिए स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि विमेन गारमेंट वर्कर्स को एडिक्वेट रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा था. उनको जो उनकी सैलरी थी वो एडिक्वेट नहीं थी, बिलो डिग्निटी थी. तो इस तरीके से 8 मार्च को एक यूएस के अंदर स्ट्राइक रखा गया फॉर विमेन राइट्स. फिर भी अभी भी इंटरनेशनल वीमेन डे की कोई बात नहीं हुई थी. इंटरनेशनल वीमेन डे को पहली बार इस टर्म को यूज़ किया गया 1911 में, जब यूरोप के अंदर कई सारे प्रोटेस्ट शुरू हुए वेयर देयर वाज डिमांड फॉर राइट टू वोट, राइट टू हैव पब्लिक ऑफिस, या इकोनॉमिक डिमांड जैसे कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. तो वुमेन के ये जो मूवमेंट्स स्टार्ट हुए 1911 में, उस साल इस 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेन डे की तरह मनाया गया. 8 मार्च को एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ विथ रिस्पेक्ट टू वीमेन. रसिया के अंदर वुमेन टेक्सटाइल वर्कर्स ने सेंट पीटर्सबर्ग में एक प्रोटेस्ट किया था, एक तरह का बंद ऐलान किया था ऑन 8th मार्च. और बाद में ये जो प्रोटेस्ट है इसने एक ज़्यादा बड़ा रूप अडॉप्ट कर लिया इन द फॉर्म ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन. तो मैं ये नहीं कह रहा कि रशियन रिवॉल्यूशन बस यहीं से स्टार्ट हुआ है, बट इट वाज वन ऑफ द मेजर इवेंट. जब 8 मार्च को सेंट पीटर्सबर्ग में विमेन टेक्सटाइल वर्कर्स ने हड़ताल कर दिया एंड दे अनाउंस्ड रिवॉल्यूशन, अ कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन इन रसिया. तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं 8 मार्च को विथ रिस्पेक्ट टू वीमेन राइट्स इन हिस्ट्री. और यही कारण है कि फिर 1967 में यूनाइटेड नेशंस ने अनाउंस किया कि 8th मार्च विल बी सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल वीमेन डे. अब इस आर्टिकल जो हम कवर करने जा रहे हैं इसमें कौन कौन सी बातें डिस्कस की गई हैं वो समझते हैं. देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज इंटरनेशनल वीमेन डे है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में, इस ओकेजन पे इंडिया के अंदर वीमेन क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही हैं वो हम देखेंगे. उसके अलावा क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल प्रोविजंस बनाए गए हैं फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन इन आवर कंट्री, वो भी हम देखेंगे. साथ ही साथ हम लोग जो टर्म वीमेन एम्पावरमेंट है उसका मतलब भी एनालाइज करके समझेंगे कि एक्चुअली ये वीमेन एम्पावरमेंट है क्या. सो देखिए सबसे पहले देखते हैं सम ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड बाय वीमेन इन इंडियन सोसाइटी स्पेशली. वैसे तो ये चैलेंजेस आप देखेंगे सारे सोसाइटीज़ में है मोर और लेस, लेकिन इंडियन सोसाइटी में चैलेंजेस कुछ ज़्यादा हैं. फॉर एग्जांपल चैलेंजेस विद इन द फैमिली इटसेल्फ, चैलेंजेस लाइक फीमेल फिटिसाइड, गर्ल चाइल्ड के बर्थ के टाइम में कई सारे गर्ल्स को तभी मार दिया जाता है. सो द एट्रोसिटी बिगिंस राइट सिंस बर्थ इटसेल्फ. उसके बाद अगर फीमेल फेटिसाइड का शिकार नहीं हुए
तो फिर फैमिली में इन्फीरियर ट्रीटमेंट का शिकार होते हैं, इन्फीरियर ट्रीटमेंट झेलना पड़ता है। और ऐसा नहीं होता कि इन्फीरियर ट्रीटमेंट बोल करके या प्लान करके उनके खिलाफ किया जाता है, लेकिन सोशल स्ट्रक्चर इस तरीके का है, फैमिली स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि अपने आप वीमेन को इन्फीरियर स्टेटस मिल जाता है। फॉर एग्जांपल वीमेन को, जो छोटी गर्ल चाइल्ड भी होती है, उसके 8, 10, 12 साल की एज के बाद ही उसको बताया जाता है कि तुम थोड़ा किचन में भी तुम्हें हाथ बटाना चाहिए, तो बाकी लोग जब सब खा लें तो तुम्हें खाना चाहिए। उसकी एजुकेशन को भी अगर मेल चाइल्ड की तुलना में एक गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन को देखा जाए तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता अननोइंगली। उसके हेल्थ को, न्यूट्रिशन को, तो धीरे धीरे गर्ल्स को राइट सिंस देयर टेंडर एज ओनली उनको एक तरीके से इन्फीरियर ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया जाता है फ्रॉम द फैमिली इटसेल्फ। फैमिली के अंदर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के कई सारे केसेस होते हैं अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड। अगर आप एनसीआरबी का डाटा देखें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा देखें, तो उनका डाटा के हिसाब से ये पता चलता है कि जो ज़्यादातर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस होते हैं अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड, दैट इज़ बाय द एक्वेंटेड रिलेटिव्स ओनली। जो जान पहचान के लोग होते हैं, फैमिली के लोग होते हैं, उनके द्वारा सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस ज़्यादा हैं अगेंस्ट अ गर्ल चाइल्ड। उसके अलावा मैरिज के बाद गर्ल को और या वुमेन को अलग तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, हरासमेंट बिकॉज ऑफ सोशल एविल्स लाइक डॉरी। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स हैं जो फैमिली के अंदर, हमारे घरों के अंदर विमेन को फेस करना पड़ता है इन इंडियन सोसाइटी। घरों के बाहर इन पब्लिक प्लेस दे हैव टू फेस सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स लाइक स्टॉकिंग, ईव टीजिंग इन अ पब्लिक प्लेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो या फिर ट्रेनों में हो, बसों में हो, ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ती हैं। बहुत बार विमेन आर सब्जेक्टेड टू वायलेंस लाइक एसिड अटैक इन पब्लिक प्लेस, क्योंकि जो हमारा सोसाइटी का स्ट्रक्चर है दैट इज़ पैट्रियार्कल, और ये वुमेन को एक इन्फीरियर पोजीशन देता है। और वुमेन जब भी अपने राइट्स को असर्ट करती हैं तो दे आर सब्जेक्टेड टू सच काइंड ऑफ वायलेंस। हमारी जो सोसाइटी का जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है, इट कॉमोडिफाइज वीमेन, मतलब वीमेन को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है। विमेन इज़ नॉट कंसिडर टू बी एन इंटेलेक्चुअल। मैं इन जनरल अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ सोसाइटी की। ये जो आप इंटेलेक्चुअल क्लास की बात ना करें, वो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनकी बात ना करें, क्योंकि आप पढ़ लिख करके, हम और आप पढ़ लिख करके बहुत सारी ऐसी आइडियाज़, लिबरेटिंग आइडियाज़ को भी हम समझने लगते हैं। बट अगर इन जनरल आप माइंडसेट देखिए सोसाइटी के अंदर, तो सोसाइटी कॉमोडिफाइज वीमेन। जैसे आपकी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए गोल्ड होता है या खाने पीने की चीज़ होती है, वीमेन आर ट्रीटेड लाइक दैट समटाइम्स। कॉमोडिटी, वीमेन आर नॉट कंसिडर्ड टू बी एन इंटेलेक्चुअल एंटिटी हु कैन थिंक, हु कैन ब्रिंग सम इनोवेटिव आइडिया, हु कैन ब्रिंग चेंज इन द लाइफ ऑफ पीपल बाय ब्रिंगिंग सम न्यू टेक्नोलॉजी। वीमेन आर नॉट ट्रीटेड लाइक दैट। आप देखिए, आप बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग्स का एग्जांपल ही देख लीजिए, दैट इज़ एन एग्जांपल कि हाउ वीमेन आर कॉमोडिफाइड। वेरी रेयरली यू सी दैट वीमेन आर प्रोजेक्टेड एज इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, पुलिस ऑफिसर, वेरी रेयरली। बट यू सी, तो हर जगह ये माइंडसेट है, दो वी समटाइम्स इट हैज़ बिकम सो कॉमन दैट वी डू नॉट अप्रिशिएट, वी फेल टू अप्रिशिएट एंड फॉरगेट अबाउट इंडिया। इवन फॉरेन कंट्रीज़ में भी ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जांपल हैरासमेंट हरासमेंट एट वर्क प्लेस वीमेन हैव टू फेस व्हेन दे गो आउट इन पब्लिक। और ये देखिए एक इमेज आप देखिए, पिछले साल गूगल ऑफिस का इमेज है यूएस के अंदर, फिर गूगल की वीमेन एम्प्लॉय प्रोटेस्ट कर रही हैं कि कंपनी के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट के इश्यूज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता है। तो मतलब इंडियन सोसाइटी में तो हालत और भी ख़राब है, बट दिस प्रॉब्लम कंटिन्यूज अक्रॉस द वर्ल्ड। अब जरा देखते हैं कि हमारे देश के अंदर क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं विमेन के लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने मधु कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में कहा था कि the women in India have been suffered denial and discrimination in silence right since the beginning। तो ये स्टेटमेंट अगर आप याद कर पाओ और लिख दो एग्जाम में कभी भी सोशल इश्यूज़ पे, तो आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ एक्सेप्टेड दैट वीमेन हैव सफर्ड डिनायल एंड डिस्क्रिमिनेशन इन इंडियन सोसाइटी। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस इज अगेंस्ट वीमेन डिग्निटी, इट वायलेट्स वीमेन्स फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, 19(1)(g right to choose profession of choice and article 21 that guarantees right to life with dignity। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस जब होता है तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स वुमेन की ख़त्म हो जाती हैं, ब्रीच होती हैं, वायलेट होती हैं, और इस कारण से सरकार को इसके लिए बेहतर और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कंक्रीट लॉ बनाने चाहिए।
और इसी को फॉलो करते हुए फिर सरकार ने 2013 में एक लॉ बनाया, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, उसको आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। उसके अलावा एंटी डॉरी एक्ट बनाया गया 1961 में, जहाँ पे डॉरी गिवर एंड टेकर बोथ कुड बी पनिश्ड विद अ जेल इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5 ईयर्स। लेकिन अब आप सबको पता है कि ये तमाम लॉ होने के बावजूद भी इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन अभी भी एक डिस्टेंट पाइप ड्रीम है, अभी तक हुआ नहीं है। आपको भी पता है डॉरी सिस्टम इज सो कॉमन इन सम ऑफ द इंडियन सोसाइटीज़। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विशाखा गाइडलाइंस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को एक ठोस कानून बनाना चाहिए। फॉलोइंग दिस द लॉ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस वॉज क्रिएटेड इन 2013, जिसमें ये बोला गया कि सेक्सुअल हरासमेंट किन किन एक्टिविटीज़ को सेक्सुअल हरासमेंट माना जाएगा वो एक डिटेल्ड तरीके से डिफाइन किया गया। और काफ़ी छोटी से छोटी एक्टिविटी जो अनवेलकमिंग हो विमेन के लिए उसको भी सेक्सुअल हरासमेंट माना गया, और उसके लिए रिकॉर्ड्स भी बताए गए। अगर विमेन के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस होता है तो शी कैन गो एंड रजिस्टर ए केस इन अ कोर्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेक्सुअल हरासमेंट एंड मेंटल एंग्विश। ये ऑप्शन तो उसके पास पहले भी था, लेकिन अब अगर विमेन फॉर्मल सेक्टर में काम करती है तो वो अपने ही ऑफिस में विमेन के लिए एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनी होगी, वहाँ जाकर के सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का केस रजिस्टर कर सकती है। अगर वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, मान लो हाउसमेड वगैरह है, तो शी कैन कंप्लेन रजिस्टर ए कंप्लेन इन ए लोकल कंप्लेंट कमेटी, जो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक अलग से बनाई जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। उसके अलावा देखते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन राइट। तो आर्टिकल 51AE सेज दैट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी। इट सेज दैट टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स द all the people of India's diversities and to renounce practices that are derogatory to the dignity of women। तो एक तरह की फंडामेंटल ड्यूटी है इंडियन सिटीजन्स की कि वो तमाम एक्टिविटीज़ ना करें जो वीमेन के लिए डेरोगेटरी हैं और उनकी डिग्निटी के अगेंस्ट हैं। अब थोड़ी और एनालिसिस कर लेते हैं अबाउट द टर्म वीमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि इसको लेकर के एक एस्से ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि कैन वीमेन बी एम्पावर्ड बाय मेल काउंटर पार्ट। क्या मेल लोग या मेल काउंटर पार्ट सोसाइटी के या सोसाइटी इटसेल्फ या सरकार क्या वीमेन को एक्चुअल में एम्पावर कर पाएंगी? तो इसका जवाब है नहीं। जो मतलब फेमिनिस्ट थिंकर्स हैं, ज़्यादातर जो फेमिनिस्ट थिंकर्स हैं उनका यही मानना है कि हमें सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है और वो मेल काउंटर पार्ट्स अकेले नहीं कर सकते। देखिए, अगर कोई इंसान बोले कि मैं विमेन को एम्पावर कर रहा हूँ, मैं तुम्हें पावर दे रहा हूँ, तो वो एम्पावरमेंट नहीं हुई, क्योंकि जो इंसान आपको पावर दे सकता है वो आपसे पावर छीन भी सकता है। सो आई एम डायरेक्टली टॉकिंग टू माई विमेन स्टूडेंट्स। आप समझिए, आपको पावर खुद से ग्रैब करना है, आपको खुद ही अपनी अप्रोच को बदलना है, आपको खुद ही अपने अंदर से एम्पावरमेंट लाना है। क्योंकि अगर आप बाहर से एम्पावरमेंट ढूंढेंगी तो वो एम्पावरमेंट डिपेंडेंट होगी, वो एम्पावरमेंट फिर एक कंडीशनल होगी और वो एम्पावरमेंट फिर रियल एम्पावरमेंट नहीं होगी। सो यू हैव टू एम्पावर योर सेल्फ एज फार एज योर मेंटल अंडरस्टैंडिंग सेटअप इज कंसर्न, योर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इज कंसर्न, एंड यू हैव टू फोर्स फॉर योर राइट्स, you have to speak up for your rights, and then only women empowerment could be actually guaranteed. It cannot be guaranteed by some outer entity. For example, male counterpart of society or the state itself cannot guarantee women empowerment. So women empowerment has to come from inside. You have to yourself break the shackles, no one else can break it. You have to go for your own empowerment, you have to go for social transformation. अभी इस अगर आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोसाइटी या स्टेट आपको एम्पावर नहीं कर सकता, इसको समझने के लिए दो इंपॉर्टेंट कोट्स भी मैंने दे रखे हैं जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो फॉर एग्जांपल यू सी कैथरीन मैकिनॉन, सी इज ए रेडिकल फेमिनिस्ट, सी सेज व्हेन आई सी द स्टेट इट अपीयर्स मेल टू मी। तो इनका ऐसा मानना है कि स्टेट और जो सरकार और उसके स्ट्रक्चर्स इस तरीके के बने हैं कि वो मेल काउंटर पार्ट को, मेल्स को सोसाइटी में हमेशा ही प्रेफरेंस देती रही है, अनकॉन्शियसली, unknowingly और in an unexpressingly manner, लेकिन फिर भी मेल गेट अ बेटर ट्रीटमेंट और बेटर अपॉर्चुनिटी। अब देखिए, जो भी पोस्ट्स बने हैं, जो भी प्रोविजंस बने हैं, उसमें इनडायरेक्टली, फॉर एग्जांपल चेयरमैन होता है या चेयरपर्सन होता है, चेयर विमेन टर्म तो आपने कभी सुना ही नहीं। तो ये नाम ही पोस्ट का रखना इस तरह से बताता है कि द स्टेट इटसेल्फ इज इंक्लाइन टुवर्ड्स विमेन राइट, आई एम सॉरी, वो मेन राइट, एंड विमेन राइट्स आर नेग्लेक्टेड। एक फ्रेंच रेडिकल फेमिनिस्ट थिंकर है साइमन डी बेवोर, सी सेज दैट वन इज़ नॉट बॉर्न अ विमेन बट बिकम्स वन। तो इनका ऐसा मानना है कि देखिए,
मेल एंड फीमेल इज़ अ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, तो एंड दैट्स अ नेचुरल कॉन्सेप्ट, लेकिन वुमेन का जो कॉन्सेप्ट है ये सोशल कॉन्सेप्ट है। ये फीमेल के ऊपर जो एक बायोलॉजिकली इंटिटी है उसके ऊपर इस तरह की आइडेंटिटी इम्पोज किए जाते हैं कि तुम्हें ऐसे बाल रखने हैं, तुम्हें ऐसे पब्लिक में बात करनी है, तुम्हें ऐसे हंसना है, ऐसे बातें करनी है लोगों के सामने, फैमिली में पहले लोगों को खाने का ध्यान रखना है, फिर अपना ध्यान रखना है। दिस इज़ द नेचर ऑफ अ ट्रू वुमेन। और इस तरीके से वुमेन को बनाया जाता है सोसाइटी में, और उसको इस तरीके से बनाया जाता है ताकि उसको हमेशा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़े, उसको हमेशा सेकेंडरी पोजीशन मिले, इन्फीरियर स्टेटस मिले। सो वन इज़ नॉट बॉर्न एज ए वुमेन, वन इज़ बॉर्न एज अ फीमेल, सी मीन्स दिस, बट सी इज़ मेड वन। उसको इन्फीरियर स्टेटस लेने के लिए ट्रेन किया जाता है, उसकी दिमाग को, उसकी मेंटल एबिलिटी को। The next article is taken from international segment. It is about historic meeting between two important religious leaders of the world, and this is very important for world peace. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. सबसे पहले करंट न्यूज़ समझते हैं। तो देखिए, एक सिया कम्युनिटी के, सिया इस्लामिक कम्युनिटी के बहुत ही सीनियर क्लेरिक हैं, बहुत ही सीनियर ये रिलीजियस लीडर हैं, आयतुल्ला अली अल सिस्तानी। ये ही इज़ द मोस्ट सीनियर क्लेरिक इन सिया इस्लाम। तो सिया लोगों के सबसे बड़े ये क्लेरिक माने जाते हैं, सबसे बड़े रिलीजियस लीडर माने जाते हैं, लिव्स इन इराक। और इनकी मीटिंग हुई है पोप फ्रांसिस से। आपको पता है पोप फ्रांसिस इज हेड ऑफ द कैथोलिक चर्च, ये क्रिश्चियनिटी के सबसे हेड हैं या रिलीजियस लीडर हैं, सबसे टॉप मोस्ट। ही इज़ द सोवरेन ऑफ द वेटिकन सिटी स्टेट। तो वेटिकन सिटी आपको पता ही है कि इट्स अ सिटी स्टेट हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द सेंटर ऑफ क्रिश्चियनिटी एज ए रिलीजन, उसको ये हेड करते हैं, उसके ये सोवरेन हैं। और अभी न्यूज़ ये है कि पोप फ्रांसिस इज़ विजिटिंग इराक, और इराक में वो आयतुल्ला अली सिस्तानी से उन्होंने मीटिंग की है, जहाँ पे इन दोनों ने इस बात पे फोकस किया है कि दोनों ये जो कम्युनिटी है क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, इसके बीच में हारमनी डेवलप होनी चाहिए। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग इराक में रह रहे हैं उनको पीस के साथ रहने का मौका मिलना चाहिए, और जो इस्लाम कम्युनिटी के लोग यूरोप में रह रहे हैं दे शुड बी अलाउड टू लिव विद पीस एंड हारमनी। तो ये सब बातें इनके बीच में हुई हैं। अभी पोप फ्रांसिस, अब ये न्यूज़ अपने आप पे ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कहीं आप लिख सकते हैं कि हाउ रिलीजियस लीडर्स इन द वर्ल्ड आर आल्सो ट्राइंग टू फाइंड अ मेथड ऑफ सस्टेनेबल पीस और हारमनी बिटवीन द टू रिलीजन। ये न्यूज़ पे ठीक है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं अप्रोप्रिएटली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपसे मैपिंग पे सवाल पूछा जा सकता है यूपीएससी पीटी में। तो ये जो पोप फ्रांसिस गए हैं इराक के अंदर, वहाँ पे फिर उन्होंने उर शहर को विजिट किया। ये देखिए छोटा सा शहर है उर, उसको उन्होंने विजिट किया। और उर शहर जाना जाता है एज अ बर्थ प्लेस ऑफ प्रॉफिट अब्राहम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉफिट अब्राहम जो है ही इज कंसिडर्ड टू बी हाईएस्ट रिलीजियस फिगर, वन ऑफ द हाईएस्ट रिलीजियस फिगर फॉर क्रिश्चियनिटी, जूस कम्युनिटी एंड मुस्लिम फेथ। तो ये तीनों कम्युनिटी जिसको अब्राहमिक का रिलीजन ही कहते हैं, इन तीनों को अब्राहमिक रिलीजन कहते हैं, क्रिश्चियनिटी, जूस या मुस्लिम कम्युनिटी, इन तीनों ही कम्युनिटी के लिए इंपॉर्टेंट प्रॉफिट है प्रॉफिट अब्राहम। तो जगह है उर जगह, दिस इज नोन एज बर्थ प्लेस ऑफ प्रॉफिट अब्राहम। और पोप फ्रांसिस ने यहाँ इस जगह को विजिट किया है और उन्होंने यहाँ पे लोगों को फिर बताया है दैट हाउ दे शुड गो फॉर पीस, हारमनी एंड यूनिटी। तो अब ये जो उर शहर है दैट बिलोंग टू एंशियंट टाइम मेसोपोटामिया, जिसका एक इंपॉर्टेंट सिटी था सुमेर सिटी। आपको पता होगा कि जब हमारे यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन था तो यहाँ पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था, और उसकी एक छोटी सी सिटी थी सुमेरियन सिटी। उसी सुमेरियन सिटी के पास में है ये, आज के मॉडर्न डे इराक में ये है ये उर सिटी। और ध्यान से देखिए तो दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस। मुझे लगता है इससे रिलेटेड सवाल आएगा। तो देखिए ये टिग्रिस और यूफ्रेटिस दोनों ही टर्की से स्टार्ट होते हैं एंड दे ड्रेन इनटू पर्शियन गल्फ। लेकिन नॉर्थ साइड में टिग्रिस है, साउथ साइड में यूफ्रेटिस है। और टिग्रिस नदी के किनारे ही बसा हुआ है बगदाद सिटी इन द नदर्न साइड, जबकि यूफ्रेटिस नदी के किनारे बचा हुआ है ये उर सिटी इन द सदर्न साइड। एंड दीज टू रिवर्स ड्रेन इनटू पर्शियन गल्फ। तो ये मैपिंग से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जा सकता है, प्लीज़ बी रेडी फॉर दैट। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल सेकंड फ्रॉम एनवायरमेंट सेगमेंट, इट इज अबाउट बैबलर बर्ड एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सो देखिए बैबलर बर्ड ये ऐसी चिड़िया है जो
अभी आज हाल फिलहाल में दिखती नहीं है। इसको 170 साल पहले देखा गया था इन बोर्नियो आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। उसके बाद से दिस बर्ड हैज़ बीन लॉस्ट, तो इसीलिए इसको नाम बोला गया है लॉन्ग लॉस्ट बैबलर बर्ड हैज़ बीन अगेन सीन इन बोर्नियो आफ्टर 170 ईयर्स। इट वॉज लास्ट सीन इन 1843 टू 1848। अब ये न्यूज़ में है तो हो सकता है आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए। तो बैबलर बर्ड के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। दिस बर्ड बिलोंग्स टू सॉन्ग बर्ड स्पीसीज। इट इज़ endemic to Borneo Island of Indonesia and it is IUCN कंजर्वेशन स्टेटस इज डाटा डिफिशिएंट, मतलब इससे रिलेटेड प्रॉपर डाटा ही नहीं है हमारे पास ताकि हम इसको कैटेगराइज कर सकें। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिस बर्ड वाज लास्ट टाइम सीन इन बोर्नियो आइलैंड एंड नाउ अगेन इट इज सीन इन बोर्नियो आइलैंड ओनली। तो बोर्नियो आइलैंड भी न्यूज़ में आ गया है, इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इट इज़ थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट आइलैंड इन एशिया। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड, उसके बाद है न्यू गिनिया और उसके बाद है बोर्नियो। और बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। आप देखिए बोर्नियो यहाँ पे है। इट इज़ वन ऑफ द 5 आइलैंड्स बिलोंगिंग टू इंडोनेशिया। जो 5 आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया के बिलोंग करने वाले वो हैं सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी एंड वेस्ट पापुआ। अगर बोर्नियो आइलैंड की बात की जाए तो बोर्नियो आइलैंड के ऊपर अकेले ही 3 कंट्री हैं, मलेशिया, ब्रुनाई एंड इंडोनेशिया। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट। इट इज अबाउट एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं एथेनॉल क्या चीज़ होती है, इसका कैसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखिए एथेनॉल एक तरीके का अल्कोहल है जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जैसे कि स्टार्च जिसमें होता है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जैसे शुगर केन, कॉर्न या सोरगम, उनको पीस करके फिर उनसे हम लोग ये एथेनॉल को निकाल सकते हैं। तो देखिए जैसे स्वीट सोरगम है, इसको अगर हम पीस करके इसके बगास को अलग कर दें, ग्रेन्स को अलग कर दें तो इस तरह का जूस निकलता है और जूस की फर्मेंटेशन से एथेनॉल बन सकता है। और एथेनॉल की बाकी सारे खूबी भी है, लेकिन एथेनॉल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इट कैन बी ब्लेंडेड विथ पेट्रोल। देखिए कई सारी खासियत भी हैं, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट खासियत उसकी ये है कि इट कैन बी यूज्ड फॉर ब्लेंडिंग विथ पेट्रोल इन ऑर्डर टू हैव बायोफ्यूल। तो देखिए क्या एथेनॉल ब्लेंडिंग से फ़ायदे होते हैं वो समझिए। अगर हमने पेट्रोल के साथ थोड़ा सा एथेनॉल मिला दिया तो उससे हमारा जो फ्यूल है वो क्लीन हो जाता है, उससे पॉल्यूशन कम निकलते हैं। उसके अलावा हमारा पेट्रोल का खपत भी कम होगा, रिक्वायरमेंट भी कम होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए 80% हमने पेट्रोल मिलाया और 20% उसमें एथेनॉल मिला दिया तो नेचुरली हमारा पेट्रोल का रिक्वायरमेंट कम हुआ। जब पेट्रोल का रिक्वायरमेंट कम हुआ तो हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट जो हम करते हैं बाहर से वो कम हुआ और इस कारण से हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। उसके अलावा फार्मर्स को भी इनकम में बेनिफिट हो जाएगा। जो फार्मर सोरगम उगाते हैं, शुगर केन उगाते हैं, अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग की जाएगी तो उनके प्रोडक्ट्स डिमांड में आएंगे और उनको बेहतर रिटर्न मिलेगा उनके प्रोड्यूस पे। और यही कारण है कि भारत सरकार ने अपनाया है बायोफ्यूल पॉलिसी, जिसमें भारत सरकार ने कहा है कि इट विल गो फॉर 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग बाय 2025। तो 2025 तक हम कोशिश करेंगे कि जो भी पेट्रोल हमारे यहाँ पे बिकता है उसमें 20% कम से कम एथेनॉल मिक्स करके या ब्लेंडिंग करके हम बेचें। अभी ये भी समझते हैं कि वाई बायोफ्यूल पॉलिसी बार बार न्यूज़ में हाल फिलहाल में आ रहा है। वाई बायोफ्यूल पॉलिसी इज़ इंपॉर्टेंट इन द प्रेजेंट टाइम। तो देखिए पेट्रोल और डीजल के प्राइस बिकॉज एकदम रिकॉर्ड हाई प्राइस पे चल रहे हैं, आपको पता ही है, लगभग 100 रुपये पर लीटर वो बिक रहे हैं। और ऐसे टाइम में ब्लेंडिंग करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ब्लेंडिंग अब चीपर होगा। अभी पेट्रोल से सस्ता हो गया है ये एथेनॉल, पेट्रोल से सस्ता हो गया है ये सारी एथेनॉल ब्लेंडिंग अप्रोचेज। और एथेनॉल ये जो ब्लेंडिंग से जो आउटकम निकलता है हमारा हाइब्रिड आउटकम, वो ओरिजिनल पेट्रोल से सस्ता है। और यही कारण है कि इस आर्टिकल में भी सजेस्ट किया गया है कि द गवर्नमेंट शुड पुश फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी इन प्रेजेंट टाइम ओनली। ये टाइम सबसे सही है। जितना ज़्यादा हम बायोफ्यूल पॉलिसी को प्रमोट करेंगे, जितना ज़्यादा हम ब्लेंडिंग की तरफ जाएंगे, उतना ज़्यादा पेट्रोल सस्ता होगा और लोग उसको ज़्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे। तो यही टाइम है जब नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी को पुश किया जा सकता है, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा गया है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट। इट इज अबाउट गुवाहाटी बीइंग वर्स्ट इन लिवेबिलिटी इंडेक्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। सो सबसे पहले करंट न्यूज़ समझते हैं। देखिए गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूनिसिपालिटी पाया गया है इन म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स ऑफ 2020 एज वेल एज ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स ऑफ 2020 दैट वाज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स।
देखिए गुवाहाटी की हालत इतनी भी बुरी नहीं है जितना यहाँ दिख रहा है। एक्चुअली इंडिया के 51 म्यूनिसपैलिटीज़ ने परफॉर्म किया, जो काफ़ी पुअर परफॉर्मिंग म्यूनिसपैलिटीज़ हैं उन्होंने तो देखो हिस्सा ही नहीं लिया, लेकिन 51 म्यूनिसपैलिटी जो अच्छे परफॉर्मिंग म्यूनिसपैलिटीज़ हैं उसने सबने हिस्सा लिया इस रैंकिंग में और इस लिवेबिलिटी इंडेक्स रैंकिंग में, और उसमें गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी पार्टिसिपेट किया। ये अनफॉर्चुनेटली गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की रैंक बिल्कुल लास्ट निकल के आई इन दीज 51 पार्टिसिपेटिंग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को 18.14 स्कोर मिला आउट ऑफ 100 और 51 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की 51st रैंक यानी कि लास्ट रैंक निकल के आई है। In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 461 to 463. Topic number 461 is about Sainik School of Assam. It is located in Goalpara district. It was founded on 12th November 1964. It is residential school for boys. Please attempt this question based on topic number 461. Topic number 462 is about Chandradhar Barua. Chandradhar Barua is the only SME who has participated in the first roundtable conference held at London in 1930. Please attempt this question based on topic number 462. Topic number 463 is about Assam's Women University. Assam's Women University is the first women university in Assam. It is located in Jorhat. It was established by Assam Women's University Act of 2013 by the Assam government. It is the first women university in Assam. Please attempt this question based on topic number 463. This is the answer of question number 458 to 460 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students. You can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जब हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। कोपेनहेगन अकॉर्ड को लेकर के कौन से स्टेटमेंट सही हैं? ब्रिक्स, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूएस एंड ब्रिक्स countries, wrong. It is prepared by US and basic country. It talked about creation of green climate fund. It is again wrong. It talked green climate fund was created after Cancun summit in 2010. So both statements are wrong, so the correct answer will be option D. Second, which of the following biosphere reserve was the first biosphere reserve under man and animal program, man and biosphere program? The correct answer will be option C, Nilgiri. That's all from our side for today. Thanks for watching.